नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने ही यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी 2016 साक्षात्कार से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित होते हैं और सभी प्रश्नों को व्यवस्थित करके आप लोग को बताते हैं कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं, आपको कैसे तैयार करना है, ये सब भी हम पूरी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से लगातार 10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा ही होता है। तो आप लोग को बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के जितने भी छात्र हैं तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 20,000 में तैयारी कर 2020 में तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी का, वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो वीडियो अभी सुबह मैंने डाला था तो उसमें 2 प्रश्न गलत हो गए हैं, तो उसको मानवीय भूल कहिए या जल्दबाजी कहिए, कुछ भी है। तो इतने आसान प्रश्न हैं तो आप लोग समझ सकते हैं को कोई एक जो थोड़ा सा भी पढ़ा उसको याद है कि कौन से प्रश्न किए जा रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि 2 प्रश्न इसमें गलत हो चुके हैं और सब लोग जान रहे हैं कि कितना आसान प्रश्न, पता नहीं कैसे वो हो गया। तो उसके लिए आप लोग चाहेंगे तो माफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हो जाता है कभी कभी, इसलिए हम उसको कि ज़्यादा लोग ना देखें इसलिए उसको हम अभी डिलीट करते हैं, फिर हम इसलिए इसको बनाना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, फिर से हम उसको बताते हैं कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह से आपको जवाब हम देते हैं। सभी प्रश्न के जवाब फिर से दोबारा देने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए देखिए पहले प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, आप कहाँ से आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं। सबसे आपसे बताया गया है, किससे कोई आपको लेना देना नहीं है। सबसे ऑलरेडी सबसे जितने पूछे जाएंगे सबसे पूछा जाएगा। द्विवेदी युग को तैयार करके आए, आप कुछ भी तैयार करके आए, जो तैयार करके आएंगे उसी के बारे में पूछा जाएगा। तो द्विवेदी युग के किस कवि के नाम पर पढ़ा है, तो आप लोग को बताएगा द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे, नाम किसी भी कवि का बताना है तो पूरा नाम बताइएगा, आधे नाम से काम नहीं चलने वाला है। किसी भी कवि का हो, ये नहीं कि गुप्त से काम चला लिए, उग्र से काम चला लिए, अश्क से, तो ऐसे नहीं, पूरा नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न था, सरस्वती पत्रिका के आदि प्रवर्तक कौन है। आदि प्रवर्तक मतलब आदि संपादक, यहाँ संपादक छूट गया था। आदि संपादक कौन थे या कौन है, कौन कौन हुए थे। तो आदि संपादक में आपको बताया गया है, आप लोग जानते हैं कि आदि संपादक में कौन कौन थे। तो किशोरी लाल गोस्वामी, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास। फिर इसके बाद कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री और श्याम सुंदर दास, ये लोग पत्रिका के यानी महावीर प्रसाद के पहले ये पूर्व में आते हैं। और ये महावीर कब आए, 1903 में, जो 1900 से मनाता है। सरस्वती पत्रिका 1900 में मासिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या था या क्या है। तो यही प्रश्न गलती हो गया था, जिसमें हम बता दें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये पूरा नाम था। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सच्चित धन आनंद हो जाएगा, सच्चिदानंद आनंद। अगले प्रश्न चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया है। तो मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का, माइकल मधुसूदन, मधुसूदन की रचनाओं का नाम, की रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया है मैथिली शरण गुप्त ने। ये बंगला कवि थे, मैथिली शरण गुप्त जी नहीं,
माइकल मधुसूदन कैसे कवि हैं? बांग्ला कवि। उन्हीं की रचनाओं का अनुवाद किए हैं मधुप उपनाम से। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। और देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवधी को कहा जाता है कवि सम्राट। क्योंकि ये जो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य लिखने के नाते इन्हीं को कवि सम्राट कहा जाता है। रीतकाल के प्रवर्तक आपके अनुसार कौन है? तो आपके अनुसार कुछ भी आप बता सकते हैं, जो आपको सिद्ध कर पाएँ वही बताएंगे। अगर केसों को बताते हैं वो भी सिद्ध करके बताना है, अगर चिंतामणि को बताते हैं तो उसको भी आपको सिद्ध करके बताना है, या अन्य को बताते हैं कृपाराम को तो आपको कैसे उसको सही बताना है, तो आपके अनुसार पूछा जाएगा। नक्सिक किसे कहते हैं? नक्सिक, नख यानी नाखून से लेकर सिख मतलब सिर तक का वर्णन जिस रचना में किया जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है, या मान लीजिए राधा के नख से लेकर सिख तक का वर्णन, उनके अंगों उपांगों का वर्णन जब किया जाता है तो वही क्या होता है? नक्सिक। किसी स्त्री का जब पूरी तरह से पूरे अंगों उपांगों का वर्णन हो तब वही क्या है? नक्सिक परंपरा में आता है। विभाव को परिभाषित करिए। तो विभाव का मतलब ही होता है कारण। विभाव का मतलब कारण होता है। तो विभाव, अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक को ही विभाव कहा जाता है। जो स्थाई भाव को कारक को जगाते हैं वही विभाव है। ठीक है। आलंबन और उद्दीपन है, क्या है? आलंबन और उद्दीपन क्या है? तो आलंबन किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत हो जाए तब उसे आलंबन कहते हैं। यानी किसी को देखकर जब मन में भाव जग जाए तो क्या होता है? आलंबन होता है। आलंबन दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषया। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रय, और जिसके प्रति भाव जगे उसे विषय आलंबन कहा जाता है। तो लोग, आप लोग अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं। जिसे राम के मन में सीता के प्रति रति या प्रेम का भाव जगता है तो वहाँ पूछा जाएगा आलंबन कौन है? तो आश्रय कौन है, विषया कौन है? आश्रय राम, विषया सीता। फिर इसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन आलंबित भाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन होते हैं आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन चेष्टा आदि दशा देश काल की स्थितियाँ क्या होती हैं? आलंबन, वो उद्दीपन कहलाती हैं। उद्दीपन जैसे किसी वस्तु के देख के जब मन में भाव जगे, किसी रमणीय स्थान को देखकर, चांदनी रात को देखकर कोकिल की गूंज, ये सब आदि इत्यादि जब सुनाई देता है, देखकर होता है, तब वही उद्दीपन का एक क्या होता है? सहारा। उद्दीपन मतलब उद्दीपक, उसी को पाकर मन में भाव जगे तब उसी को उद्दीपन कहा जाता है। रामानंद के 12 शिष्य कौन कौन थे? नाम बताइए। तो रामानंद के 12 शिष्य में अनंता दास, नरहरियानंद या नरहरिया दास, अनंता दास, नरहरियानंद या दास, सुखानंद, भावानंद, धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर, सेना, सुरसुरानंद, सुरसुरी, दो लोग हैं, सुरसुरी, पद्मावती। तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हो गए। और उसमें हम ये प्रश्न गलत किए थे, इसमें 2 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं, सुरसुरी और पद्मावती। तो सुरसुरानंद की पत्नी है सुरसुरी और ये पद्मावती। पद्मावती नहीं है, लेकिन 2 लोग इसमें आप लग जानिए, 2 स्त्रियां हैं, सुरसुरी और पद्मावती। ये 12 शिष्य हैं रामानंद के। ठीक है। अगला प्रश्न क्या था? नाटक और एकांकी में अंतर बताया गया था। तो नाटक क्या होता है? नाटक में कई अंक होते हैं, कई अंक हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में किसी एक ही अंक का वर्णन किया जाता है। नाटक के किसी एक ही अंक को लेकर पूरा व्याख्या वर्णन किया जाता है। नाटक में संवाद लंबे लंबे होते हैं,
एकांकी में संवाद लघु छोटे छोटे होते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या संकुचित होती है, कम मात्रा में होती है। रामचरितमानस के 4 घाट क्रम से बताइए। रामचरितमानस के चारों घाट क्रम से बताइए। तो चारों घाट में आपके देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला बताया गया था ज्ञान घाट, फिर इसके बाद कर्म घाट, फिर इसके बाद उपासना घाट, फिर इसके बाद परपत्ति घाट। परमपत्ति या परपत्ति घाट मिलता है। तो ये चारों घाट क्या है, क्रम से हैं। ये 4 घाट क्रम से हैं। 4 संवाद हैं, चारों संवाद में एक एक घाट का वर्णन किया गया है। आंचलिक उपन्यास के बारे में कुछ बताइए। तो आंचलिक उपन्यास से जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है उसी को आंचलिक कहा जाता है। जो ग्रामीण के वहाँ की दशा, दुर्दशा आदि का इत्यादि का वर्णन हो, उसी को गरीबी अमीरी का, शोषक शोषित का, उसमें जब वर्णन किया जाता है तो वही ग्रामांचल यानी ग्रामीण से संबंधित होता है। ठीक है, यानी किसी सीमित क्षेत्र को जब ग्रामीण के किसी सीमित क्षेत्र का जब वर्णन किया जाए तो आंचलिक कहलाता है। अंचल का मतलब ये होता है ग्रामीण क्षेत्र। आंचलिक प्रथम उपन्यासकार आप जान ही रहे हैं, रेणु जी हैं, यानी फणीश्वर नाथ रेणु बताना है, रेणु से नहीं काम चलना है। तीसरी कसम में कसम कौन खाता है। तीसरी कसम में कसम खाते हैं आप लोग जान रहे हैं, हीरामन। हीरामन कसम खाते हैं और कितनी बार कसम खाते हैं, 3 बार। एक बार चोरी का सामान लाते हैं, दूसरी बार बांस बल्ली वाला, और तीसरी बार नौटंकी वाली हीरामन, हीराबाई, हीराबाई को। ठीक है, तो ये समझ लीजिए नायक की नायिका है। तीसरी कसम, इनका दूसरा नाम तीसरी कसम का आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, नहीं तो हम अगले भाग में खुद बताएंगे। ग्राम्यत्व दोष क्या होता है। जी हाँ, ग्राम्यत्व दोष क्या होता है। तो साहित्य रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का होने पर ग्राम्यत्व दोष होता है। जब साहित्य रचना में ग्रामीण यानी बोलचाल की भाषा जो उसको जब सम्मिलित किया जाता है, जब उसको बोला जाता है, अगर साहित्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें ग्राम्यत्व दोष ही होगा। जैसे एक पंक्तियाँ कह दिया जाए कि मूड़ पर मुकुट धरें सोहत गोपाल हैं। तो मूड़ पर मुकुट धरें, मूड़ पर मुकुट धरें सोहत गोपाल हैं, गोपाल कृष्ण। यहाँ मूड़ कहा गया, तो मूड़ ये ग्रामीण की भाषा है, तो मूड़ के स्थान पे यहाँ सिर होना चाहिए था। तो ये ग्राम्यत्व दोष किस में है, मूड़ में है। ठीक है, तो मूड़ में क्या है, ग्राम्यत्व दोष है। यहाँ सिर के स्थान पे मूड़ कहा गया, इसलिए ग्रामीण ग्राम्यत्व दोष कह सकते हैं इसको पूरी तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न, विरोधाभास अलंकार के उदाहरण सुनाइए। तो हम उदाहरण सुनाए थे विरोधाभास के, या अनुरागी चित्त के गत समझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये आपकी पंक्तियां हैं, ये आपको सुना जा सकता है। इसकी व्याख्या करके आप बताइए, किसकी व्याख्या, विरोधाभास की व्याख्या आपको अगर करना पड़ जाए किसी अलंकार का तो आप व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। जो पंक्तियां सुनाएंगे उसी की व्याख्या करना है, ये नहीं कि जो हम बता दिए आप पूछेंगे कोई तो जो हम बताएं उसको आप व्याख्या करिए। जो पंक्तियां आप वहाँ सुनाएंगे उसी की व्याख्या करना है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों धूप श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी विरोधाभास का मतलब जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता वही विरोधाभास होता है। यहाँ वास्तविक विरोध काले में अगर सफ़ेद को डुबोएंगे तो काला ही होगा, लेकिन क्या है उसी के माध्यम से बताया गया है कि कृष्ण यानी श्याम का मतलब काले कृष्ण यानी सांवले कृष्ण थे ना, तो उन्हीं के बारे में बताया गया कि उनकी भक्ति में जो जितना डूबता चला जा रहा है उतना ही उनका मन क्या हो जा रहा है, उज्जवल होता चला जा रहा है। कोई कुंडलियाँ छंद सुनाइए। तो हम एक कुंडलियाँ छंद आप लोग को सुना देते हैं, आप लोग एक कुंडलियाँ छंद याद कर लीजिएगा। पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, इसके 6 चरण होते हैं। इसमें प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला बनकर इस छंद को पदबंध किया जाता है। दोहे का अंतिम चरण, जो दोहे का अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण बनकर आता है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर यह समाप्त होता
है। जैसे हमने यहाँ अभी शुरू करेंगे हम लाठी से, तो ये लाठी पर ही आके समाप्त होगा। सुनिएगा कोई कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहर नदी नाली जहाँ तहाँ बचावे अंग। देखिए तहाँ बचावे अंग आया ना, पहले बताया लाठी में गुण बहुत सदा राखी संग, गहर नली नाली जहाँ तहाँ बचावे अंग। फिर यही आएगा तहाँ बचावे अंग झपट कुत्तन के मारे, और दुश्मन दावा गिर हो तिनहु के झारे। और कह गिरधर कबीराव सुनो मोरे पाठी, और सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो ये लाठी लास्ट में फिर आया, लाठी यहाँ था फिर लाठी यहाँ आया है। हाइकू क्या है परिभाषित कीजिए। तो हाइकू एक जापानी छंद है। कैसा छंद है? जापानी छंद है। इसमें 17 अक्षर होते हैं, 3 चरण होते हैं, 3 पंक्तियां चरण कह लीजिए। 17 अक्षर होते हैं, 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। पहले पंक्ति में 5, दूसरे में 7, तीसरे में 3, वो तीसरे में भी 5, यानी 5 7 5 ये क्रम होता है। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे, आप लोग शायद क्या पूरी तरह समझ जाएंगे। हे अनजानी जीवन की कहानी किसने जानी। देखिए यह है, तो ये इसको आप हाइकू में कैसे लिखेंगे? हे अनजानी, देखिए एक हो गया, 1 2 3 4 5 जीवन की कहानी, जीवन की कहानी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 फिर हो गया। किसने जानी, फिर लिखते हैं किसने 3 और जानी 4 5, तो 3 चरणों में हो गया। तो 5 7 5 ये हाइकू छंद है। कृष्ण भक्ति धारा के फुटकल कवि में कौन कौन आते हैं? तो कृष्ण भक्ति धारा के फुटकल कवि में कौन कौन आते हैं? तो आप जिस तरह से आदिकाल में फुटकल कवि हैं, इसलिए इसमें भी हैं मीराबाई, रसखान, रहीम, ये सब फुटकल कवि में आते हैं। ठीक है, किसमें? फुटकल कवि में आते हैं। सौर श्रेणी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो सौर श्रेणी में आप लोग तुरंत बताएंगे 5, क्योंकि आप लोग के दिमाग में चला सौर श्रेणी में कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां आप लोग जान रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताना, पूछा गया है कितनी उपभाषाएं हैं, तो 2 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी और इसके बाद राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी ये 2 ही उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है? तो डिंगल और पिंगल में ये अंतर है, डिंगल जो है कर्कश ध्वनियाँ हैं और पिंगल जो है कोमल ध्वनियाँ हैं। कर्कश ध्वनियों में जो होता है इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, और इसमें जो होता है वीर, इसमें वीर और रौद्र होता है, इसमें जो है श्रृंगारिक होते हैं, श्रृंगार हास्य ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से बना है, पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज से बना है। ठीक है, ये है। और आपको बता दें, अगर प्रश्न कहीं भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है या गलती हो जाती है, तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको छुपाइए मत, क्योंकि हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है। उसके लिए आप लोग ये मत घबराइए कि गलत बताया गया है, तो उसको हम तुरंत सुधार करेंगे, चाहे वो वीडियो ही हमें क्यों ना डिलीट करना पड़े, लेकिन हम तुरंत उसको शुद्ध करके ही बताएंगे। चलिए लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी की समस्या क्या है? तो राजभाषा हिंदी की कई समस्या है। इसमें हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, आप लोग जान रहे हैं। सबसे समस्या यही 52 वर्णमाला है, और तीव्र गति से लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि टाइपराइटर कंप्यूटर छापखाने हिंदी में उतनी शीघ्रता से नहीं कर पाते जितनी अंग्रेजी में। आप लोग जानते हैं जो रहता है लिखने वाला, उस पर जब लिखा जाता है तो हिंदी को अक्षर बनाने के लिए कई बटन का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही से काम चल जाता है, इसलिए समस्या ये है। दूसरा, अधिकांश सरकारी कर्मचारी अंग्रेजी के अच्छे भक्त माने जाते हैं। अंग्रेजी के माध्यम से ही वो सरकारी राजकीय में आए हुए हैं, इसलिए हिंदी का फाइल बहुत दबा के ही रखते हैं, उसको उभारते वो नहीं, तो वो दबी की दबी रह जाती है। तीसरा क्या है, लोगों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और ये अपनी संस्कृति से लगाव धीरे धीरे कम हो चुका है, इसलिए इसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और चौथा जो है, इसमें देख लीजिए हाई कोर्ट में जो सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आदि इत्यादि आते हैं, वो सब भाषाएं अंग्रेजी में ही होती हैं। उसका जो आता है ऑर्डर वो सब क्या होता है, अंग्रेजी में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी समस्या है। इसका जो समाधान है वो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हम अगले वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। तो ये वीडियो रहा कल के प्रश्नों के जवाब, जो कल के प्रश्न मिले थे उसके जवाब।
थे, अब उसको आप पूरा देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।